जैसा कि पिछले टर्म तक हम लोग ब्राउनियन मोशंस तक पढ़ लिए थे, आज हमको क्या पढ़ना है? पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? पदार्थ का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने बताया था कि कोई भी जो वस्तु होती है वो इन्हीं 5 मूलभूत तत्वों से बनी होती है। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को निम्न 2 भागों में बांटा। क्या? जैसे पदार्थ का वर्गीकरण है, पदार्थ का वर्गीकरण अगर हम हेडिंग डाल लें तो इसे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अलावा जब आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने निम्न 2 भागों में बांटा। पहला क्या था? भौतिक गुणधर्म के आधार पर। किस आधार पर? भौतिक गुणधर्म के आधार पर। और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर रासायनिक प्रकृति के आधार पर उन्होंने बांटा। और भौतिक गुणधर्म के आधार पर किसी भी मैटर को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या था? ठोस। क्या था? ठोस। इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? सॉलिड के नाम से। दूसरा द्रव था। तीसरा गैस था। इसे क्या कहते हैं? लिक्विड। इसे क्या कहते हैं? गैस। और चौथा हमारा प्लाज्मा था, प्लाज्मा। और पांचवा हमारा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन्हीं 5 भागों में मैटर को भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांटा गया था, परंतु रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हमारा था अशुद्ध पदार्थ। क्या था? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस। और अशुद्ध पदार्थ मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक। अब एक एक करके हमको सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़ना है, फिर द्रव के, फिर गैस के, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब सबसे पहले पदार्थ की पहली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किस अवस्था के बारे में? पहली अवस्था के बारे में, जो कि क्या हमने बताया? ठोस, यानी कि सॉलिड। तो सॉलिड किसे कहते हैं? अगर हम डिफिनेशंस के तौर पे बात करें तो द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस, यानी कि सॉलिड कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो जैसे ईंट, ईंट, दरवाजा, लकड़ी, पत्थर। तो इतनी चीजें अगर और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकती है, किसके अंतर्गत आएंगी? ठोस। अब जैसे ईंट है, ईंट को ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आयतन और आकार दोनों हमने कहा निश्चित हो। आकार मतलब समझ रहे हैं? आयतन मतलब हमने बताया था कि जितना वस्तु स्थान घेरती है, जितना स्थान कोई भी वस्तु घेरती है, हमने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। यानी कि ठोस में जितना स्थान घेरेंगे, जैसे कि स्थान घेरना मतलब जैसे एक ईंट है, ठीक, उसको आप छत पे अपने रख दो और मान लीजिए वो 1 मीटर का स्थान
घेर रही है, छत पे, कहाँ पे, छत पर, और उसे रिप्लेस करो जमीन पर, जमीन पर, तो रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी वो ईंट कितना स्थान घेरेगी, 1 मीटर का ही स्थान घेरेगी, आयतन उतना ही हो रहा है उसका, ठीक, जितना स्थान घेरना था उतना ही घेर रही है, बिल्कुल न वहां पे ज्यादा ना यहाँ पे कम, एकदम एक बराबर स्थान घेर रही है। तो ठोसों में ये प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो जो स्थान, जो एरिया वो घेरते हैं वो एकदम फिक्स होता है, और आकार तो फिक्स ही है, ठीक। तो आइए ठोस के कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्म होते हैं, ठोस के, ठोसों के, ठोस के महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़िए और आप सबको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब निम्नलिखित हैं, तो आइए अब एक एक करके हम इनके गुणधर्म को समझते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी भी इनकी यही आती है, क्या आती है, इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, इनका आकार एवं आयतन, आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठीक। अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है, इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, इसे आसानी से, आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब क्या समझ रहे हैं, संपीड़ित मतलब दबाना, क्या, दबाया, इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, ठीक। जैसे आप ईंट को ही, ईंट को ले लीजिए, क्या आप जैसे ईंट को ले लिए आप, ठीक, घरों में आता है, तो क्या अपना एक इधर, एक हाथ इधर से लगा के, एक आंख इधर से लगा के आप इसको दबा सकते हैं, ये टूट सकता है, टूट सकता है, लेकिन दबा नहीं सकता, दब नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई ना, मर सकते हैं, मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। चलिए तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसका होगा, अंतराआण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण इनका घनत्व उच्च होता है, क्या, अंतराआण्विक, आणविक स्थान बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण, होने के कारण, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण इनका घनत्व उच्च होता है, इनका घनत्व उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अब अंतराण्विक स्थान मतलब जैसे कोई ठोस होगा तो उसके एटम जो हैं, एटम जो हैं एकदम पास पास होंगे, एकदम पास पास होंगे, ठोस के एटम एकदम, इसमें अंतराण्विक स्थान लगभग नगण्य होता है, ठीक। तो इन स्थान बहुत कम होता है, तो इसलिए इनका देखो घने है ना, ये इनके बीच में घने है कि नहीं है, बस ये घने मतलब घनत्व हो गया। तो इसलिए अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण इनका घनत्व उच्च होता है, ठीक है। ऐसे चौथा अगर हम बात करें तो इनके कणों में प्रवाह नहीं होता है, बहाव नहीं होता है, इनके कणों में, इनके कणों में प्रवाह यानी कि बहाव नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। अरे भाई जैसे कोई झरना होता है, पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है एकदम आसानी से, कहीं भी हल्का सा ढलान पाया कि पानी गिरना चालू हो जाता है, और वहीं सोचो हल्का सा अगर ढलान पाए तो क्या ईंटा गिरेगा, ईंटा गिरेगा, नहीं गिरेगा ना, मतलब प्रवाह बहता नहीं रहेगा, एक स्थान पे रुकेगा नहीं, एक स्थान पे रुका ही रहता है, ये बहता नहीं है। नहीं तो पानी देखो हमेशा बहता रहता है, गंगा जी में देखो पानी बहता रहता है ना, कोई नदी है गंगा नदी, हमेशा पानी बहता रहता है, लेकिन क्या ईंट को वहीं रख दो बह जाएगा क्या, रेत में रख दो बह जाएगा क्या, नहीं बहता है ना। तो इसलिए करें इनके कणों में प्रवाह नहीं होता। और पांचवी की बात करें तो पांचवी में अंतराआण्विक बल
ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। अंतरा आणविक बल, देखो पास पास थे ना, इसके एटम पास पास थे, तो अंतरा आणविक बल क्या होगा, एकदम कसा रहेगा इसको। तो अंतरा आणविक बल ठोस और द्रव से गैस, तो ठोसों में गैस व द्रव से अधिक होता है। तो अंतरा आणविक बल, आणविक बल किससे अधिक होता है, ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है, गैस से अधिक होता है, ठीक होता है। देखिए यहाँ पे तो हमने एक आपको नॉर्मल सा चर्चा कर दिया ठोसों के बारे में। आप जब 12th में जाएंगे तो बहुत ब्रीफ अध्ययन करेंगे ठोसों के बारे में, कि ठोस भी आगे चलेंगे ना तो ठोस को भी दो भागों में क्लासिफाई कर देगा। ठोस को भी दो भागों में क्लासिफाई कर देगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एक एमॉर्फस सॉलिड में, ठीक, एमॉर्फस सॉलिड में। तो ये आगे करेगा, आज आपके क्लास 9 के लेवल तक केवल इतना ही है ठोसों के बारे में। चलिए ठोसों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की। जैसे रबर बैंड को खींचकर, एक क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रबर, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, रबर बैंड मतलब समझ रहे हैं ना, रबर बैंड को खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, तो क्या ये ठोस है, तो क्या ये ठोस है। रबर बैंड को खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। और अभी अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि ठोस वे होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो क्या इन्हें हम ठोस कहेंगे, तो यहां इसका आंसर ये होगा कि बाह्य बल। देखिए कोई रबर बैंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई रबर बैंड है, ठीक, ये क्या है, रबर बैंड है, ठीक। तो होता क्या है कि बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, होता है कि बाह्य बल लगने के कारण रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल तो जाता है, लेकिन जैसे ही इसको आप रिलीज करेंगे, ये पुराने आकार में अपने पुनः अवस्था पुरानी प्राप्त कर लेता है। सो दिस इज सॉलिड, इसलिए रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। जैसे कोई बर्तन है, इसमें अगर नमक डाल दो, क्या डाल दो, नमक, तो ये तो उसका आकार ले लेते हैं, लेकिन तो फिर क्या नमक ठोस में आएगा, क्या नमक को हम ठोस कहेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर भी चीनी और नमक के क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं। देखो क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ना, चीनी के, तो हमें इनसे मतलब है, इस क्रिस्टल से मतलब है हमको, ठीक, इनका आकार नहीं बदल रहा है ना, तो इसी कारण से हम नमक को भी क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब ये मत कह देना कि एक क्रिस्टल यहाँ, पता लगा दूसरे बर्तन में रखे तो एक क्रिस्टल यहाँ हो गया, इसका मतलब आकार चेंज हो गया। नहीं, क्रिस्टल, ये पर्सनल क्रिस्टल, व्यक्तिगत क्रिस्टल जो है, इसका आकार नहीं बदलता है ना, हमको बस इससे मतलब है, ठीक। और अगर एक क्वेश्चन की और बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे स्पंज तो जानते हैं ना, जैसे इडली वगैरह खाते हैं, जैसे केक, पेस्ट्री केक होता है, वो स्पंज के अंतर्गत आता है। तो यह ठोस है, लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है। स्पंज को हम ठोस के नाम से जानते हैं, स्पंज ठोस है, परंतु इनका संपीड़न संभव है, संभव है। क्यों भाई, क्यों? अभी तो हम बोले कि जो ठोस होते हैं वो संपीड़ित यानी कि दबाए नहीं जा सकते हैं, तो फिर संपीड़न जब संभव है तो फिर स्पंज ठोस कैसे हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा कि स्पंज के छोटे छोटे छिद्रों में, जैसे ये इटली है ये, ठीक, इसमें तो छोटा छोटा छेद रहता है ना। तो स्पंज के इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों में
जब हम स्पंज को अपने हाथों से पुश करते हैं, दबाते हैं, तो वायु जो है इसके अंदर जो भरी रहती है वो वायु बाहर आ जाती है, वायु बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम फिर रिलीज कर देते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं, फिर बाहर की वायु अंदर चली जाती है, तो ये फिर फूल जाता है। तो दबाते हैं तो वायु बाहर आ जाती है, तो इसलिए दब जाता है, और छोड़ देते हैं तो फिर वायु अंदर चली जाती है। तो ये वास्तव में ये खुद का काम नहीं है, ये वायु का काम है। स्पंज, हवा निकल जाती है, दब जाता है, हवा भर जाती है, ये फिर से अपने पुराने आकार में आ जाता है, जैसे इसका संपीड़न संभव है। सो ये सॉलिड के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑल अबाउट सॉलिड के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्रव, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड के नाम से जानते हैं, लिक्विड। अब ये क्या होता है? तो इसकी अगर डिफिनेशंस की बात करें तो द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो क्या? द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, डेफिनेट, निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। ठीक। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? जल है। जल, आप किसी बीकर में जल को रखिए, वो अगर 1 लीटर है तो उसको किसी भगोने में रख देंगे तो भी वो 1 ही लीटर रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे चौकोर आकार में हो गया था। किस आकार में? चौकोर। और यहाँ गोलेकार में हो गया। देखिए आकार चेंज हो रहा है ना, आकार चेंज हो रहा है ना, आकार देखिए चेंज हो रहा है। लेकिन आयतन 1 लीटर यहां था, 1 लीटर यहां था, तो आयतन में नो चेंज हो रहा है। ठीक, नो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द्रव की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे पहला, इनका आप अब जान ही चुके हैं, पहला क्या है? इनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में ठोस में किसकी बात करते हैं? संपीडितता की, कंप्रेसिबिलिटी की। तो इनकी संपीडितता ठोस से अधिक तथा गैस से कम होती है। इनकी संपीड्यता ठोस से अधिक तथा गैस से कम होती है, कम होती है। यानी कि ठोस को तो लगभग दबा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन ये लिक्विड में क्या है? ठोस से थोड़ा ज्यादा, मतलब कि ठोस को तो नहीं दबा पा रहे थे लेकिन द्रव को कुछ दबा लिया करते हैं, लेकिन उतनी अपेक्षा में नहीं दबा पाते जितना गैस को दबाया जा सकता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये हमेशा पात्र का आकार ले लेते हैं, ये हमेशा पात्र का आकार ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये पात्र था तो इसका आकार ले लिए थे, ये पात्र था तो इसका आकार ले लिए थे। और अगर चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। ये हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक, प्रवाहित होते हैं। जैसे आप झरनों में गिरता पानी देखे होंगे तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। और पांचवा, अंतरा आणविक बल ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। क्या? अंतरा आणविक बल
क्या होता है? ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। गैस से अधिक होता है। ठीक, जैसे अगर यहां आइए समझते हैं, यहां। ठीक, यहां समझते हैं। देखिए ठोस में हमने क्या देखा था कि इसके एटम एकदम पास पास लगे थे, एकदम पास 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 पास, मतलब अंतराणविक बल स्थान बिल्कुल लगभग नगण्य था। लेकिन द्रव में क्या होता है? द्रव में थोड़ा सा अंतराणविक स्थान ज्यादा हो जाता है। देखिए गैपिंग हल्की सी रहती है, गैपिंग हल्की सी रहती है। ठीक, हल्की सी गैपिंग। यहाँ देखिए एकदम सटा था, लेकिन यहाँ देखिए दो के बीच में गैप है ना, गैप है उनके परमाणु। तो अंतराणविक बल अब एकदम सटे तो है नहीं, थोड़ी दूर पे है, तो बल देखिए, बल अंतराणविक बल ठोस से कम होगा ना। यहां तो एकदम चिपके हुए थे तो अंतराणविक बल ज्यादा था, लेकिन यहां हल्की सी दूरी बढ़ गई है तो अंतराणविक बल क्या होगा? ठोस से कम तथा गैस से अधिक होगा। तो ये था ऑल अबाउट द्रव। अब आइए बात करते हैं किसकी? गैस की। तो तीसरा में क्या पढ़ना है? गैस के बारे में पढ़ना है। गैस, गैस किसे कहते हैं? गैस द्रव्य की वह शाखा जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव्य की वह शाखा जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, सॉरी, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहलाता है। गैस कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल में आपका एलपीजी। ठीक, एलपीजी एक गैस है, आसपास वायु बह ही रही होती है, एयर। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्यों भाई? इनके देखिए, इनके जो अणु होते हैं ना एकदम फ्री होते हैं, एकदम फ्रीली मूव करते हैं। ठीक, फ्रीली मूवमेंट होता है इनमें, किधर भी जाएंगे। अभी सिलेंडर को खोल दो तो गैस पता नहीं लगेगा कहाँ गई, ना, हवा में पूरी फैल जाती है। तो स्वतंत्र रूप में इसके इसके परमाणु एकदम स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो इसीलिए द्रव की अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पता ही नहीं चलेगा, एक अणु इधर एक अणु उधर चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा किधर गया। तो आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हुआ। ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो गैस की प्रॉपर्टी पहला क्या होगा? गैसों का, देखिए पहली प्रॉपर्टी तो जान गए यहां से कि क्या, इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो लिख लो एज इट इज, इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा गैसों में संपीड्यता अधिक होती है। गैसों में संपीड्यता अधिक होती है। ठीक, और संपीड्यता मतलब दबाया जा सकता है। अब इसको तो समझ गया होगे ना, क्योंकि अंतराणविक फोर्स उतना ज्यादा यहाँ पे होता नहीं, तो इसको दबा सकते हैं आप आसानी से। गैसों में अंतराणविक स्थान नगण्य होता है। गैसों में अंतराणविक स्थान नगण्य होता है। गैसों में अंतराणविक स्थान नगण्य होता है। ठीक, और चौथा है हमारा, जैसे कि गैसों में गतिज ऊर्जा अधिक तथा घनत्व कम होता है। गैसों में गतिज ऊर्जा अधिक तथा घनत्व कम होता है। जैसा कि अभी समझाया ना, एकदम फ्री स्वतंत्र होते हैं ना, इसके एटम एकदम स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए गतिज ऊर्जा एकदम फास्ट, एकदम अधिक होगी। लेकिन घनत्व तो देखिए, घना है ही नहीं। औरों में क्या था? कम से कम थोड़े तो पास थे, और एक में एकदम से कसे हुए थे, तो इसमें एकदम घना था।
लेकिन यहाँ पे तो कुछ अता पता ही नहीं है। हम फिगर में आपको ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन ये इतने दूर दूर होते हैं कि एकदम स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। इसलिए हमने क्या कह दिया कि गैसों में गतिज ऊर्जा अधिक तथा घनत्व कम होता है। तो आइए पांचवा हम देखते हैं। पांचवा क्या है हमारा, गैस गर्म होने पर अधिक प्रसारित होते हैं। गैस गर्म होने पर अधिक प्रसारित होते हैं। अधिक प्रसारित, प्रसारित मतलब फैलते हैं, प्रसारित होते हैं। इनको गर्म करोगे ना तो और अधिक फैलेंगे ये, ठीक। तो ये थी किसकी, गैस की बात। तो ये था ऑल अबाउट गैस, ठीक। उम्मीद है कि आप गैस को समझ गए होंगे। इसका नोट्स हम ग्रुप में आपके भेज देंगे, और इसको एक नहीं 2 बार कम से कम वीडियो देखिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, अच्छे से प्लाज्मा की बात करेंगे, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग राज कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।